नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में, जिसमें आपको बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी ने किया है बड़ा दावा और सुशांत सिंह मामले में गिरफ्त में आ गई है भारतीय जनता पार्टी और फंसती नजर आ रही है। इसी के साथ संदीप सिंह और गुजरात सरकार में हुई थी 117 करोड़ रुपए की डील, जिसके बाद अब कांग्रेस पार्टी ने दाग दिया है सवाल और जबरदस्त मुसीबत में फंस सकती है भारतीय जनता पार्टी। इसी के साथ दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कोरोना ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, 24 घंटों में सबसे ज्यादा मामला और संक्रमितों की संख्या 35 लाख के पार। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा परीक्षा पर चर्चा के बजाय प्रधानमंत्री ने की खिलौनों पर चर्चा। राहुल गांधी ने मन की बात पर कसा तंज और इसके साथ कहा कि बच्चों की जान को जोखिम में डालने की कोशिश हो रही है और परीक्षा लेने पर तुली है सरकार। जिसके बाद आपको बता दें कि विद्यार्थी भी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से नाराज नजर आ रहे हैं। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कोरोना काल में परीक्षाएं टालनी चाहिए तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। सुशांत केस, कांग्रेस का दावा, संदीप सिंह और गुजरात सरकार में हुई थी 177 करोड़ की डील, पूछे सवाल। जी हां दोस्तों, एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में महाराष्ट्र सरकार निशाने पर रही है। भारतीय जनता पार्टी के साथ ही अन्य दल भी सरकार पर हमलावर रहे। अब जबकि मामले की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है, बैकफुट पर रही कांग्रेस संदेह के घेरे में आए संदीप सिंह को लेकर भाजपा पर हमलावर है। संदीप सिंह खुद को एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का दोस्त बताते हैं। कांग्रेस ने संदीप सिंह को भाजपा का नीली आंखों वाला लड़का बताते हुए सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन सावंत ने रविवार को ट्वीट कर संदीप और गुजरात की भाजपा सरकार के बीच डील का आरोप लगाया। सावंत ने संदीप की कंपनी के 2017 से 2019 तक 3 साल के वित्तीय परिणाम को लेख करते हुए भाजपा पर कई सवाल भी दाग दिए। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि साल 2019 में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने संदीप सिंह की कंपनी के साथ 177 करोड़ रुपए के करार पर हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने सवाल किया है कि वह सरकार से यह पैसा प्राप्त करने वाला कौन होता है। क्या यह एमओयू मोदी जी की बायोपिक को लेकर था? क्या यह अग्रिम टोकन था? कांग्रेस महासचिव सचिन सावंत ने यह भी सवाल किया कि गुजरात के मुख्यमंत्री ने 177 करोड़ रुपए के करार के लिए संदीप सिंह की कंपनी का चयन किया, इसके वास्तविक आधार क्या थे? उन्होंने संदीप सिंह की कंपनी के 3 साल के परिणाम की भी चर्चा की। सावंत ने लिखा कि भाजपा के नीली आंखों वाले लड़के संदीप सिंह की कंपनी की वित्तीय स्थिति एक खेदजनक कहानी को दर्शाती है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, 24 घंटे में सबसे ज्यादा मामले, संक्रमितों की संख्या 35 लाख पार। जी हां दोस्तों, भारत समेत दुनिया भर के 180 से ज्यादा देशों में कोरोना वायरस का खौफ देखने को मिल रहा है। अभी तक 2.49 करोड़ से ज्यादा लोग इस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। यह वायरस 8.42 लाख से ज्यादा संक्रमितों की जिंदगी छीन चुका है। भारत में भी हर रोज कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना के मामले 35 लाख पार हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रविवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 35,42,733 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 78,761 नए मामले सामने आए हैं। यह एक दिन में सामने आने वाले आंकड़ों की अभी तक की सबसे बड़ी संख्या है। इस दौरान देश में 948 कोरोना संक्रमितों की भी मौत हुई है। 27,13,933 मरीज ठीक हो चुके हैं और अब तक 63,498 लोगों की जान गई है। रिकवरी रेट की बात करें तो यह मामूली बढ़ोतरी के बाद 76.6% पर पहुंच गया है। पॉजिटिविटी रेट 7.46% है। 29 अगस्त को 10,55,027 कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए। अभी तक कुल 4,14,61,636 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना डेथ रेट 1.79% है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 64,935 मरीज ठीक हुए हैं। देश में 7,65,302 एक्टिव केस हैं। देश के लगभग सभी राज्यों से कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं। कई राज्य ऐसे भी हैं जो इस महामारी से मुक्त हो चुके थे, लेकिन प्रवासियों के राज्य में दाखिल होने से वह फिर से इस संक्रमण की जद में आ गए। कोरोना मामलों के चलते आर्थिक गतिविधियों पर पड़े असर को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने 1 सितंबर से शुरू हो रहे अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत दिल्ली में 7 सितंबर से मेट्रो सेवा शुरू हो रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। परीक्षा पर चर्चा के बजाय प्रधानमंत्री ने की खिलौनों पर चर्चा। राहुल गांधी ने मन की बात पर कसा तंज।
जी हां दोस्तों, पीएम मोदी ने आज अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। पीएम मोदी के कार्यक्रम प्रसारण के खत्म होते ही राहुल गांधी ने पीएम पर जोरदार प्रहार किया। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए पीएम मोदी को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि देश में नीट और जेईई की परीक्षा देने वाला चाहते हैं। प्रधानमंत्री उनके साथ परीक्षा पर चर्चा करें, लेकिन प्रधानमंत्री ने देश के लोगों के साथ खिलौने पर चर्चा की। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने साल 2014 के लोकसभा चुनावों में पीएम मोदी के साथ चाय पे चर्चा नाम का एक कार्यक्रम तैयार किया था, जो कि खासा पसंद किया गया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने उसी चाय पे चर्चा को लेकर प्रधानमंत्री पर तंज कसा है। राहुल गांधी इससे पहले भी नीट और जेईई एग्जाम को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठा चुके हैं। इससे पहले उन्होंने एक वीडियो के जरिए छात्रों को संबोधित किया था, जहां राहुल गांधी ने कहा था कि छात्र कल का भविष्य हैं। उन्हें साफ दिख रहा है कि केंद्र सरकार अक्षम है, तो सरकार पर दबाव क्यों डालना चाहिए। बताते चले कि देश में नीट और आईआईटी जेईई के एग्जाम को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। सरकार का तर्क है कि कोरोना संकट के दौरान सावधानी के साथ एग्जाम कराए जा सकते हैं, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि एक साथ हजारों की संख्या में छात्रों का एकजुट होना उनके स्वास्थ्य और जीवन के साथ खिलवाड़ साबित हो सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वायरस, रोजी रोटी के लिए प्रदेश लौटने की तैयारी, रेलवे स्टेशन पर टिकट के लिए मारा मारी। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, बावजूद लोग फिर से रोजी रोटी की तलाश में लोग प्रदेश लौटने लगे हैं। पूर्वांचल के जौनपुर जिले में मुंबई, दिल्ली और गुजरात को जाने वाली ट्रेनों में टिकट के लिए मारामारी मची हुई है। कम ट्रेनों के कारण भी यह भीड़ बढ़ती जा रही है। आरक्षण काउंटर पर टिकट पाने के लिए रोजाना लंबी कतारें लग रही हैं। कई दिन लोग लाइन में लगा रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान कामकाज ठप होने पर हजारों की संख्या में प्रवासी महाराष्ट्र, गुजरात से गांव आए थे। अनलॉक के बाद अब कंपनियों सहित कुछ उद्योग धंधे चल रहे हैं। इस कारण प्रवासी अब फिर से काम पर लौटने लगे हैं। कोरोना की परवाह किए बगैर रोजी रोटी के लिए प्रदेश जाने के लिए प्रवासी तैयार हैं। टिकट की मारामारी के बीच लोग महानगर जाना चाह रहे हैं। जिले के जौनपुर, जंगई और शाहगंज जंक्शन पर रोजाना आरक्षण टिकट के लिए लंबी लाइन लग रही है। जौनपुर जंक्शन पर सिर्फ 6 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें ही आ जा रही हैं। जंगई रूट पर ट्रेनों का संचालन 7 सितंबर तक कामयानी एक्सप्रेस, बांद्रा गाजीपुर एक्सप्रेस, नई दिल्ली गाजीपुर सुहेलदेव व हावड़ा नई दिल्ली पूर्व एक्सप्रेस का संचालन फूलपुर व प्रयाग स्टेशन के बीच ट्रैक पर काम के कारण स्थगित है, जिससे और स्थिति खराब है। सितंबर माह तक मुंबई के लिए टिकट नो रूम है। कम ट्रेनों के संचालन होने के कारण तत्काल टिकट भी नहीं मिल पा रहा है। मीरगंज के बबनियाओं गांव निवासी अच्छे लाल व दिनेश कुमार ने बताया कि 15 दिन से टिकट के लिए काउंटर पर आ रहा हूं, लेकिन टिकट नहीं मिल रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली अनलॉक 4, नहीं मिलेगा टोकन, एंट्री गेट पर होगी थर्मल स्क्रीनिंग। दिल्ली मेट्रो में सफर के लिए नियम जारी। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे के बीच केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। इसके तहत दिल्ली मेट्रो को संचालन की अनुमति दे दी गई है। वहीं अब इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नए नियमों के मुताबिक दिल्ली मेट्रो में सफर के लिए अब टोकन नहीं मिलेगा। सभी यात्रियों को सफर के लिए मेट्रो कार्ड बनवाना होगा। इतना ही नहीं, सभी स्टेशनों पर मेट्रो रेल नहीं रुकेंगी। मेट्रो कोच में यात्रियों की संख्या तय की जाएगी। मेट्रो स्टेशन के बाहर थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर व्यवस्था होगी। मेट्रो स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मार्किंग भी की जाएगी, ताकि कतार में खड़े लोगों के बीच एक नियत दूरी बनी रहे। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि मेट्रो दोबारा शुरू हो रही है। एक लंबे अंतराल के बाद हम लगातार पिछले कुछ महीनों से अपील की है मेट्रो शुरू करने के लिए, ताकि लोग मेट्रो सेवा इस्तेमाल कर सकें। डिटेल्स एसओपी हमारी तैयार है कि कैसे लोग बाग मेट्रो का सफर बढ़िया तरीके से कर सके बिना कोरोना फैलाते हुए। हमारे लिए चुनौती है, इसे हम अच्छे से लागू करेंगे। फिर चाहे सभी स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग की बात करें, किसी यात्री का अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो उसको अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। बाहर सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी, ताकि लोग अपना हाथ साफ कर सके। मंत्री ने कहा कि टोकन इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि उससे वायरल फैलने का ज्यादा खतरा है और उसे बार बार सैनिटाइज करना भी मुमकिन नहीं है। मेट्रो कार्ड, स्मार्ट कार्ड के जरिए लोग ट्रैवल कर पाएंगे। अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो की जाएगी। ट्रेन के कोच के अंदर भी अल्टरनेट सीट पर ही ट्रैवल कर पाएंगे। मेट्रो कोच के अंदर मार्किंग की जाएगी। वो संख्या बहुत जल्द हम सामने रखेंगे, ताकि लोगों को पता चल सके कि इस कोच में इतने लोग ही ट्रैवल कर सकेंगे।
हमारे लिए ज़रूरी है लोगों की सेफ्टी। उसको देखते हुए सारे स्टेशन नहीं खुलेंगे। हो सकता है कुछ रूट पर मेट्रो सेवा ना रहे। इन सारी चीज़ों को 1-2 दिन में डिस्कस किया जाएगा। मंत्री गहलोत ने कहा कि राजीव चौक जैसे स्टेशन को कंट्रोल करना चैलेंजिंग है। बस में आज 20 ट्रैवल कर रहे हैं, पहले 60 से 70 करते थे। समय के साथ हम भी सीख रहे हैं। मेट्रो का सफ़र भी किसी तरीके से बेहतर हो सके कोशिश करेंगे। एक हफ्ते से कुछ मामले बढ़े हैं। सीएम केजरीवाल कहते आए हैं कोरोना रहने वाला है, इसके साथ कैसे रहना है वो सीखना है। इकोनॉमी को भी ठीक करना है। कोरोना से बचते हुए कैसे लाइफस्टाइल चेंज करना है, सभी को सावधानी बरतनी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी नेताओं ने जिलाध्यक्ष के खिलाफ खोला मोर्चा। एक तीर से 4 शिकार वाला ऑडियो वायरल। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की सियासत से कई तरह की घमासान की खबरें सामने आई हैं। बिहार की हॉट सीट माने जाने वाली मुंगेर में बीजेपी जिलाध्यक्ष के खिलाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही मोर्चा खोल दिया है। दरअसल बीजेपी के मुंगेर जिलाध्यक्ष राजेश जैन और बीजेपी महामंत्री के बीच बातचीत का एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें बीजेपी जिलाध्यक्ष एक तीर से 4 शिकार करने की बात कर रहे हैं। ऑडियो में तेजस्वी यादव द्वारा चुनाव लड़ाने के ऑफर का भी जिक्र है। ऑडियो वायरल होने के बाद मुंगेर बीजेपी गुटों में बढ़ गई है। बीजेपी कार्यकर्ता से लेकर पदाधिकारी तक जिलाध्यक्ष राजेश जैन के खिलाफ हो गए हैं और लगातार उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। ऑडियो वायरल होने के बाद बीजेपी के नाराज नेताओं ने प्रदेश नेतृत्व से जिलाध्यक्ष राजेश जैन को हटाने की मांग की है। हालांकि वायरल वीडियो को लेकर राजेश जैन ने सफाई भी दी है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने फोन पर एक फॉर्मल बातचीत और ऑडियो का एक छोटा हिस्सा काटकर उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। अगर पूरा ऑडियो सुना जाए तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। इस वायरल वीडियो को लेकर मुंगेर बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष प्राण रंजन विकास ने कहा कि जिलाध्यक्ष राजेश जैन बीजेपी के विरोध में काम करते आ रहे हैं। उनकी जिलाध्यक्ष पद पर नियुक्ति के बाद से ही विरोध शुरू हो गया। उनकी मंशा पार्टी को मिट्टी में मिलाने की है। पार्टी अगर उन्हें निष्कासित नहीं करती है तो मुंगेर में बीजेपी का कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। वायरल वीडियो को लेकर बीजेपी जिला उपाध्यक्ष अम्बरीश सिंह ने कहा कि राजेश जैन विरोधियों के साथ मिलकर पार्टी की प्रतिष्ठा धूमिल करना चाहते हैं। उन्होंने हमेशा पार्टी के खिलाफ काम किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव 2020, बोले तेजस्वी, हम धोएंगे सीएम नीतीश के दाग, सोशल जस्टिस के साथ करेंगे आर्थिक न्याय। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की सियासत में बयानबाजियों का दौर जारी है। एक तरफ पार्टियां जोड़ तोड़ में लगी हुई हैं तो दूसरी तरफ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। कोरोना काल व बाढ़ में बिहार सरकार के कार्यों पर सवाल खड़ा करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो नीतीश सरकार के दाग वे खुद धोएंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मौजूदा बाढ़ और कोरोना की समस्या में सरकार के कामकाज पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि बाढ़ और कोरोना में सरकार पूरी तरह फेल हुई है। बाढ़ ग्रसित इलाकों में ना तो राहत कार्य हो रहे हैं और ना ही कोरोना के बचाव में काम किए जा रहे हैं। तेजस्वी ने बिहार में डबल इंजन की सरकार पर हमला करते हुए कहा कि अभी केंद्र ने बिहार को कितनी मदद पहुंचाई, नीतीश कुमार को बताना चाहिए कि बाढ़ और कोरोना में कितने खर्च किए हैं। तेजस्वी ने लालू राज की बात करते हुए कहा कि लालू राज में जब बाढ़ आई थी तो 1100 करोड़ की सहायता राशि भेजी गई थी। पीएम मनमोहन सिंह तक पटना आए थे, पर आज केंद्र से नीतीश कुमार ने सहायता मांगी भी है या नहीं पता नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार आती है तो सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय भी करेंगे और नीतीश कुमार के सारे दाग धोएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश कुमार के पास सभी समस्याओं का एक ही नुस्खा, भगवान भरोसे छोड़ दो, तेजस्वी यादव। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार पिछले 15 सालों में तरक्की की जगह बर्बादी की ओर बढ़ता गया। उन्होंने नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पास सभी समस्याओं का एक ही नुस्खा है कि सभी समस्याओं को भगवान के भरोसे छोड़ दो, कुछ दिन में अपने आप समाप्त हो जाएगा। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी ने आरजेडी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज भी बाढ़ जैसी आपदा अगर तबाही मचाती है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार हैं। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि अगर मानसून हर साल एक ही समय पर आता है तो आखिर सरकार इसकी पहले से तैयारी क्यों नहीं करती है, बाढ़ नियंत्रण के लिए नहीं उठाया प्रभावी कदम। तेजस्वी ने कहा कि बिहार बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, लेकिन यहां बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई का प्रति व्यक्ति खर्च औसत 104.40 रुपए होता है, जबकि राष्ट्रीय औसत 199.20 रुपए है। आरजेडी नेता ने आरोप लगाया कि साल दर साल हजारों करोड़ रुपए नीतीश सरकार बाढ़ के नाम पर डकार जाती है, लेकिन इसके नियंत्रण और रोकथाम पर अभी तक एक भी प्रभावी काम नहीं कर पाई है। समस्याओं को छोड़ देते हैं भगवान के भरोसे। तेजस्वी ने आगे
कहा, अपने 15 सालों के शासनकाल में नीतीश जी ने एक भी नया बांध या बैराज नहीं बनवाया जिससे बाढ़ के खतरे और उसकी वजह से नुकसान को कम किया जा सके। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार के पास एक अजीबोगरीब नुस्खा है, सभी समस्याओं को भगवान भरोसे छोड़ दो, कोई भी परेशानी चाहे वो बाढ़ या कोरोना वायरस हो अपने आप खत्म हो जाएगा। तेजस्वी ने नीतीश सरकार से किया यह सवाल। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के 6 महीने गुजर जाने के बाद भी बिहार सरकार गंभीर नहीं हुई है। बिहार संक्रमण के मामले में अब भी देश में आगे है। अगर सिर्फ अगस्त महीने की बात करें तो अभी तक 28 दिनों में 79,861 नए मरीज मिले हैं और 376 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने नीतीश सरकार से सवाल करते हुए कहा, बाढ़ रिलीफ फंड में कितने पैसे मिले और उनका खर्च कहां किया गया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चिराग पासवान बोले, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं, उनके प्रधान सचिव चला रहे हैं बिहार सरकार। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से चल रही तनातनी में लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने अब एक नया आयाम जोड़ दिया है। मुख्यमंत्री पर लगातार हमलावर चिराग पासवान ने इस बार नया पैंतरा चलाते हुए नीतीश कुमार पर एक अन्य कारण से हमला बोला है। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में असल में नीतीश कुमार नहीं बल्कि उनके नजदीकी नौकरशाह चंचल कुमार सरकार चला रहे हैं। चंचल कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव हैं। चिराग ने ये बातें नीट और जेईई परीक्षा के संबंध में कही है। लोजपा अध्यक्ष ने आज बिहार विधानसभा चुनाव के अपने 119 संभावित उम्मीदवारों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। उन्होंने बैठक में सभी उम्मीदवारों से इन दोनों प्रतियोगी परीक्षाओं के परीक्षार्थियों को उनके परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने में मदद करने का निर्देश दिया। सूत्रों के मुताबिक इसी मुद्दे पर बोलते हुए चिराग पासवान ने कहा कि उन्होंने नीतीश कुमार को एक पत्र लिखकर परीक्षार्थियों की समस्याओं को केंद्रीय शिक्षा मंत्री से उठाने का आग्रह किया था। पासवान ने दावा किया है कि उनके पत्र पर मुख्यमंत्री की ओर से कोई पहल नहीं की गई, जिसके बाद उन्होंने चंचल कुमार से मामला उठाने का निर्णय किया। लिहाजा चिराग पासवान ने चंचल कुमार से फोन पर बात की। चिराग ने बैठक में अपने उम्मीदवारों से कहा कि चूंकि बिहार में सरकार नीतीश कुमार नहीं बल्कि चंचल कुमार चला रहे हैं, लिहाजा उन्हीं से बात करना बेहतर है। बैठक को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में राज्य की जनता सुरक्षित चुनाव चाहती है, इसलिए चुनाव आयोग को सभी जरूरी कदम उठाने होंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार की सियासत में फिर ट्विस्ट, रघुवंश की नाराजगी के बीच रामा सिंह की आरजेडी में एंट्री पर रोक। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल नेता और पूर्व सांसद रघुवंश प्रसाद सिंह की नाराजगी की वजह से पूर्व लोक जनशक्ति पार्टी सांसद रामा सिंह के राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होने पर फिलहाल रोक लग गई है। इस घटना से बिहार की राजनीति में एक बार फिर ट्विस्ट आ गया है। रामा सिंह ने ऐलान किया था कि वे 29 अगस्त को आरजेडी में शामिल हो जाएंगे, मगर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के निर्देश के बाद फिलहाल रामा सिंह की पार्टी में शामिल होने पर रोक लगा दी गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अनलॉक 4, सरकार ने अनलॉक 4 के लिए जारी किया दिशा निर्देश। 7 सितंबर से चलेगी मेट्रो। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने शनिवार को अनलॉक 4 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। यह दिशा निर्देश 30 सितंबर तक लागू रहेंगे। यह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक 7 सितंबर से मेट्रो सेवाएं चरणबद्ध तरीके से खुल सकेंगी। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, रेल मंत्रालय द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ परामर्श के बाद मेट्रो रेल को 7 सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि अनलॉक 4 के दिशा निर्देशों का पालन कड़ाई से होना चाहिए। वहीं सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यों और अन्य सभाओं में 21 सितंबर 2020 से 100 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि इस तरह के सीमित समारोह में अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनना, सामाजिक दूरी, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर का प्रावधान होना चाहिए। 21 सितंबर 2020 से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की भी अनुमति होगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान छात्रों के लिए 30 सितंबर 2020 तक नियमित कक्षा गतिविधि के लिए बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन के बाहर शिक्षकों से सलाह लेने के लिए 9वीं से 12वीं तक के छात्र स्वैच्छिक तौर पर स्कूल जा सकेंगे। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, ओपन एयर थिएटर को छोड़कर और इस तरह की जगहों पर गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। अंतर्राज्यीय और राज्यों के भीतर आवागमन पर रोक नहीं। दिशा निर्देशों के मुताबिक राज्य, केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें केंद्र सरकार के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगाएगी। अंतर्राज्यीय और राज्यों के भीतर आवागमन को कोई रोक नहीं होगी। दिशा निर्देशों में साफ तौर पर कहा गया है कि व्यक्तियों के या सामान के अंतर्राज्यीय और राज्यों के भीतर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बुरे फंसे भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, एक और मामला दर्ज, जाली डिग्री पर एफआईआर।
जी हां दोस्तों, भाजपा के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे पर अब एक और मामला दर्ज हुआ है। यह मामला देवघर के नगर थाने में दर्ज कराया गया है। कभी मुफलिसी में जिंदगी जीने वाले निशिकांत दुबे आज अकूत संपत्ति के मालिक होने के विवाद में सुर्खियों में ही हैं कि अब उनके खिलाफ फर्जी डिग्री लेने का भी मामला सामने आ गया है, अर्थात जालसाजी का एक और मामला उनके साथ जुड़ गया है। हालांकि कहा जा रहा है कि भाजपा की स्वच्छ छवि पर एक नया दाग सामने आ रहा है। अवैध संपत्ति के विवाद के बाद अब डिग्री विवाद ने पूरी छवि को धूमिल करने की स्थिति उत्पन्न कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता विष्णुकांत झा ने देवघर के नगर थाने में आवेदन देकर सांसद निशिकांत के फर्जी डिग्री होने की शिकायत की थी, जिसके बाद यह मामला दर्ज किया गया है। मामला दर्ज होने की पुष्टि देवघर नगर थाना के प्रभारी ने की है। शिकायतकर्ता झा ने आवेदन में कहा है कि 28 जुलाई को झारखंड मुक्ति मोर्चा के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट हुआ, जिसमें निशिकांत दुबे पर दिल्ली विश्वविद्यालय से MBA की डिग्री लेने संबंधी बातों का उल्लेख है। झामुमो की तरफ से कहा गया है कि उनकी डिग्री फर्जी है, जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय ने पुख्ता किया है। उसमें आगे लिखा गया है कि सांसद निशिकांत दुबे अपनी चुनावी सभाओं में अपने आप को दिल्ली विश्वविद्यालय से पास आउट बताते हैं और लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि उनकी बड़ी बड़ी कंपनियों में पैठ है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।